बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब। आज हम एक बहुत ही अहम प्रोग्राम करने जा रहे थे, अगरचे हम अभी भी बहुत अहम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम शवाहिद पेश नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि यूट्यूब ने उस शहादत को उड़ा दिया है और वो हम दिखा देंगे अभी। एक डॉक्टर रशीद बुटर है, जो एक बहुत अमेरिका के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, यानी टॉप के 50 उनमें से एक है ये आदमी। इसका तारुफ ये है कि ये 1966 में लंदन में पैदा हुआ थे। ये बेसिकली जो बुत्तर फैमिली है ये पंजाब की फैमिली है और यहाँ ये जाकर लंदन में आबाद हुए, फिर जाकर अमेरिका चले गए। तो इन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर वहाँ पर ये फ़ौज में चले गए, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक कंपलसरी सर्विस है, तो 7 साल ये फ़ौज में रहे। बायोलॉजी में मेडिकल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे और मेजर के ओहदे तक पहुँचे और मेडिसिन के शोबे में बड़ी तहकीक है। ये डॉक्टर रशीद बुटर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और लेकिन इनके जो वीडियो क्लिप है वो हज़फ कर दी है यूट्यूब ने, इसलिए कि वो बहुत बड़ी शहादत थी कि ये तो कोरोना वायरस एक किस्म का फ्रॉड है और गैर कानूनी है। कानून को तोड़कर इन्होंने अमेरिका ने ख़ुद बनाया है और बहुत सी बातें। लेकिन हमने जो बात उन्होंने कही है, क्योंकि उनकी जो वीडियो हमने सुन ली है उसका तर्जुमा हमने कर लिया, उसके बाद में ये उड़ी है। आप ये हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये उड़ी हुई है। तो ये इनका ताल्लुक़ मेडिसिन सर्जन के तौर पर अमरीकी फ़ौज में इंतजाम दे चुके हैं, यानी मेडिसिन के शोबे में इनकी बड़ी तहकीक है। एक तो पहली बात ये इनकी है। बिल गेट्स के भी सर्जन रहे हैं, चीफ पैथोलॉजिस्ट रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंटर एडवांस मेडिसिन कैलिफोर्निया रहे हैं। अमेरिका के सफ़े अव्वल के 50 डॉक्टर्स में इनका शुमार होता है। उन्होंने 9 मुख्तलिफ अनवान पर मुश्तमिल किताब तहरीर की और उनकी किताब यानी वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल और अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से शामिल है। 2007 में कैलिफोर्निया के बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन में भी ये शामिल रहे। इनका ये कहना है, इनसे जब इंटरव्यू किया गया एक एंकर ने, तो उन्होंने सवाल किया कि 3 हफ्ते कबल आपने कहा था कि ये सब फ्रॉड है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद, अफराद की तादाद गलत बताई जा रही है। आपकी तस्दीक वाइट हाउस के एक ज़िम्मेदार ने भी की थी। तो उन्होंने कहा कोविड-19 पर सवाली निशान लगा है। 2015 में नेचर मैगज़ीन में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया और इस वायरस से मुतल्लिक़ मज़मून छप चुका है। अमरीकी माहिरीन ने इस वायरस को मज़ीद ख़तरनाक बनाने पर काम किया है ताकि ये ज़्यादा हलाकत खेज़ बन सके। इस वायरस से HIV जो एड का मर्ज़ का है वो, और उस वायरस से इसको जोड़ा गया है, और दीगर वायरस जो ख़तरनाक हैं उनका इसका मलगूबा बनाया गया। लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये वायरस ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया को खौफज़दा कर दिया गया है। आलमी मईशत बैठ चुकी है, लोग खौफज़दा होकर घरों में महसूर हो गए हैं। ये पहला सवाल था उसका, जो उसने इनका जवाब दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल फ्रॉड है और ये अमेरिका ने ही इसको बनाया है और इसको मलगूबा किया है, इसके अंदर कम्बिनेशन किया है। जो सिंपल जो एक इन्फ्लुएंजा था उसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड कर दिया है इन्होंने। दूसरा सवाल उससे ये किया गया, इस वायरस पर तहकीक के लिए चीन से आउट ऑफ सोर्स रिसर्च पर $3.7 मिलियन का बजट रखा गया। ये आउटसोर्स का तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया कोविड-19 को बनाने के लिए, और ये कहते हैं कि चीन से ये इन्होंने बनवाया, ये कहता है। तो सवाल किया उन्होंने कहा कि 2015 से इस पर काम हो रहा था। इस वायरस पर तहकीक और इसे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तौर पर अमरीकी अवाम के टैक्स का सरमाया लगाया गया। अमेरिका में टैक्स का जो बात हमेशा करते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग अक्सर टैक्स अदा करते हैं, तो अमूमी तौर पर वो ये कहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा आप गलत जगह पर इस्तेमाल ना हो। तो जब भी कभी कोई आदमी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाता है तो वो ये कहता है कि हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो हम टैक्स देकर हुकूमत चलाते हैं, वो आप गलत कामों में, गलत जगह पर या गलत किसी मिशन पर काम लगा रहे हो। तो इस पर उन पर एतराज़ है और वो कानूनी तौर पर सही नहीं है, वो गैर कानूनी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम के टैक्स का सरमाया लगाया गया। 2017 में इस पर रिसर्च की गई, इसको मोहलिक वबा बनाने का प्रोपेगेंडा किया गया। इसमें वो कहते हैं कि इस
तहरीक में मेन स्ट्रीम मीडिया भी शरीक है, और ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शरीक है। डॉक्टर्स टीवी पे आकर इसके मौलिक होने की बात करते हैं। मीडिया ने ज़्यादा प्रोपेगेंडा करके लोगों को खौफजदा कर दिया, क्योंकि मीडिया पर उनका कंट्रोल है। मीडिया पर किसका कंट्रोल है? डीप स्टेट का कंट्रोल है, इजराइल का कंट्रोल है, और जो वहाँ की एलीट्स हैं अमेरिका के, उनका कंट्रोल है। और एक बात जब मैंने कल भी कही थी, वो ये कही थी कि दुनिया के अंदर, वो हमने वीडियो भी चला दी थी, कि दुनिया में जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, रूस में, चीन में, या आप शिमाली कोरिया के ले लें, तो वहाँ पर उनका जो हुक्मरान है उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। इसी तरह से अमेरिका के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ या ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ये फिर कहाँ से ये आज़ाद मुल्क है। दूसरी बात ये है कि और वो मैंने जिक्र किया था कल भी कि एक बादशाह था जो अब नहीं है, उसको जब हटाया गया, हटाने से पहले उसने ये कहा कि अमेरिका के ऊपर तमाम ज़ायनिस्ट का कब्ज़ा है, तमाम मीडिया पर। फिर जब उसे सवाल किया गया कि आप तो सारे मीडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसने जवाब में कहा ये हमारे पास क्लिप मौजूद है, किसी वक्त हम चला देंगे, लेकिन अभी हमने महफूज रखी हुई है। तो उसने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मीडिया के लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन मीडिया में उनका असर है, इतना भारी असर है कि अगर कोई आदमी अगर उनके ख़िलाफ़ मजमून लिखता है, वो अपनी नौकरी से हटा देता है। एक एडिटर ने कहा कि मैं इसका सज़ा भुगत रहा हूँ कि मैंने ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ मजमून लिखा, तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया। तो ये बात तयशुदा है कि अमेरिका के ऊपर जो है यानी इजराइल का तसल्लुत मौजूद है, और इजराइल का जो असर है वो इतना गहरा है कि कोई वहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़, ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता है। फौरी तौर पर वह एंटीसेमिटिक माना जाएगा, यानी यहूदियत के ख़िलाफ़ बात करने वाला माना जाएगा, और तमाम जो भी वहाँ की लॉबी है, वो लॉबी सारी हरकत में आ जाएगी और आपको जो है तबाह बर्बाद कर डालेगी। जो डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट में मैंने आपको फिर उसकी तारीफ़ की थी कि स्टेट विद इन दी स्टेट जो होती है वो डीप स्टेट कहलाती है। और उसके अंदर अमेरिका की डीप स्टेट की बात हम करें तो उसके अंदर जो वहाँ का जो सरमायाकार है, जो कि दिफाई कॉम्प्लेक्स का सरमायाकार है, वो CIA है, FIA है, FBI है, और इसके अलावा जो पेंटागन है वो है, और इसके अलावा उमरा हैं वहाँ पर, जैसे रॉकफिलर है, या ख़ुद ट्रंप हैं, या दूसरे और लोग हैं, बहुत सारे लोग। फिर इसके अलावा हमने एक नया लफ्ज़ भी आपको बताया था कि एक कमेटी है CPD कमेटी, जो कोल्ड वार कमेटी एंड न्यू डेंजर्स के नाम से वो कमेटी है। वो कमेटी जो है उसका बिजनेस की भी उसके रहे, और बाद में अब ये स्टीव बैनन हैं और वो गिफनी हैं, ये लोग जो हैं वो अब इसको चला रहे हैं, और वो बार बार अब ये कह रहे हैं कि हम चीन हमारे लिए मुश्किल, वो अब नए नए दुश्मन तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले वो रूस उनका दुश्मन था, तो कोल्ड वार हुई, और उसके बाद में फिर जब रूस ख़त्म हो गया तो उन्होंने फिर एक वार ऑन टेरर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, और उसके अंदर मुसलमानों को अपना हदफ बना लिया, और वो उनको जो है करोड़ों की तादाद में उनको शहीद कर दिया मुसलमानों को। जब वो बहुत थक गए मार के, तो उसके बाद में फिर उन्होंने रूस को फिर दोबारा 2011 में दुश्मन बना लिया। फिर इसके बाद में उन्होंने फिर चीन को अब अपना दुश्मन बना दिया है। तो अब वो ये कहता है कि फिर जब उससे सवाल और किया गया कि जब ये कोरोना वायरस को ये ख़तरनाक बताते हैं, तो डॉक्टर रशीद बुत्तर ने ये कहा, क्योंकि डॉक्टर रशीद बुत्तर का जो प्रोफाइल है बहुत हाई लेवल का है, इसलिए उसको YouTube ने हटा दिया। आप इसी बात से, मेरे साथ 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जब मैंने पहला मजमून लिखा हार्पर 2010 में, यानी जुलाई 2010 में जब मैं पहला मजमून लिखा, तो मेरे पास एक नेरोबी टीवी का, जो कि जापान का टीवी था, उसकी एक मेरे पास क्लिप आई थी। उस ज़माने में क्लिप आना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन किसी मेहरबान ने मुझे भेज दी थी, तो वो क्लिप से मैंने वो सारा डेरिवेशन किया और फिर मजमून लिख डाला, और उसके बाद में वो गायब कर दी गई। कहा साहब नो मोर इज़ अवेलेबल। ये दूसरा वाक़या है कि नो मोर कल तक ये मौजूद थी, कल दोपहर तक ये मौजूद थी, लेकिन कल रात के वक्त में ये गायब हो गई। हम चाहते थे कि हम आपको उसकी ज़बानी, डॉक्टर रशीद की ज़बानी आपको सुनाते, लेकिन क्योंकि अब वो
यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, तो हम उनका कुछ हिस्सा बयान कर रहे हैं। उनके अंदर जो गहराई थी, वो गहराई हमने इसलिए नहीं ली थी कि वो अंग्रेज़ी ज़बान में बोल रहे थे, तो हम छोड़ रहे थे इस मामले को कि वो गहराई का जो है वो जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान समझने वाले समझ लें, और कुछ हिस्सा जो कि आसान है वो हम उर्दू में बयान कर देते हैं। तो हम आप इसमें बताते हैं कि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस के मुताबिक कोई भी वायरस 3 फुट से ज़्यादा मौलिक असरात नहीं दिखा सकता। कहता कोई वायरस है ही नहीं जो जम करके जाए और एक हाथ में है तो दूसरे 3 फुट से जाकर जम करके दूसरे हाथ में चला जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। और उसने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरने वालों की तादाद ज़्यादा बता रहा है पूरी दुनिया में। अब पूरी दुनिया में इस वक्त हलाकतों की तादाद आज 2 लाख बताई जा रही है, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो तादाद जो बताई जा रही है वो कोई 253 बता रहे हैं जी, और रोज़ बरोज़ ये लोग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भी साइंस चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो भी आदमी मर रहा है, अब पाकिस्तान में आदमियों ने जो आम अपनी तबई मौत है वो मरना छोड़ दिया है। हर आदमी जो मर रहा है वो कोरोना वायरस से मर रहा है। तो एक वाक़या ऐसा हुआ है कि 2,20,000 में एक आदमी की लाश को मिली है, वो कि उन्होंने उसको जिगर का कैंसर था उसको, और उसको जो है कहा कि साहब कोरोना वायरस से मरा है, तो उन्होंने कहा साहब 1 लाख रुपए दिए, तो उससे उन्होंने डॉक्टर ने उसकी जान छोड़ी। फिर 20,000 रुपये दिए कि उसकी नमाज जनाजा हो जाए, पुलिस को दिया। फिर वो 1 लाख में उसने गोरखन ने उसको दफनाया नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उसको कोई तो ये ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं, और बहुत से शहादतें इस बात की मौजूद हैं जो हम शायद हम बात कर सकें। मगर बरनी साहब सारिम बरनी साहब मिल गए तो वो बता देंगे कि उनके बहुत से ऐसे लोग उन्होंने अप्रोच किया है कि उनके जब आदमी मर गए तो उन्होंने कहा कि साहब इसको कोरोना वायरस ले लो, इसके बदले में हम पैसे देते हैं, तुम्हें कोरोना वायरस को तस्दीक कर लो। तो आप जो हमारे यहाँ जो फिगर बता रहा है वो भी हमें मुश्तबा नज़र आता है। लोग नॉर्मल मौत मर रहे हैं वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। यही बात वो डॉक्टर उसमें ये कहता है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरने वाले की तादाद ज़्यादा बता रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस हलाकतों को बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। स्पेनिश वायरस से जितने लोग मरे थे, इस वायरस से इतने लोग नहीं मर रहे। कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला हो, इसकी मौत हो जाए तो उसे कोरोना मौत बताया जा रहा है। ये हमारे मुल्क में भी हो रहा है, इसका हम इसकी सबूत हम पेश कर देंगे जी। किट्स पर इतनी बात की जा रही है, टेस्टिंग के मरहले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वायरस के। ये डॉक्टर बुतर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि किट्स पर इतनी बात की जा रही है, टेस्टिंग के मरहले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस वायरस के मौलिक होने को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नर्स की वीडियो दिखाई जाती है, वो कह रही है कि मास्क के बगैर मैं कैसे काम करूँ, क्योंकि मुझे कोरोना के मरीजों को देखना है। लोगों को मास्क पहनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि इस कदर अमवात कोरोना वायरस से हो सकती है। अब ये कौन आदमी है जो कि ख़ुद बायोलॉजिस्ट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हैं, जो अमेरिका में जाना माना है। वो जो 50 टॉप के डॉक्टर हैं अमेरिका के, पैथोलॉजिस्ट हैं, जो माहिर हैं, बायोलॉजिकल के माहिर हैं, वो कह रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने डॉक्टर शिवा का आपको एक वीडियो दिखाई थी, और उस वीडियो में हमने ये बताया था कि शिवा ने कहा कि ये सब झूठ है। शिवा इंडियन ओरिजिन का आदमी है, लेकिन वो शूदर है, यानी इंडिया के अंदर जो दलित हैं, शूदर वो होता है। उसने खुद अपना जिक्र किया कि मैं लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट कास्ट का आदमी हूँ। जो सफाई वफाई करते हैं, जो भंगी जैसे कहते हैं, वो उस कास्ट का आदमी था। वो बाद में वहाँ चला गया और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और वो अब सेनेटर भी बनने जा रहा है। बाय दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ वो सेनेटर बन जाएगा। वो कहता है, उसने कहा कि डॉक्टर शिवा इस बारे में कह चुके हैं कि हुकूमत ने इस पर बड़ा सरमाया खर्च किया है कि जो गैर कानूनी है। 1981 में HIV को ज़ाहिर किया गया। आज तक HIV की जो कि एड की बीमारी है उसका इलाज दरियाफ्त नहीं किया है, लेकिन लोगों को उसके पर नोबेल प्राइज़ तक दे दिए गए हैं। इसके 3 साल बाद में 1984 में इसकी वैक्सीन को बनाया गया। 29 साल कबल इस मसले को मंजराम पे लाया गया। दुनिया की मईशत को तबाह किया जा रहा है। 1% लोग भी इससे नहीं मर रहे हैं। इससे कबल भी जितने वायरस अमराज को फैलाया गया, इसकी वैक्सीन पहले से तैयार कर ली गई थी, और इसका जो है हम ये सूरत हाल ये। इसके अलावा एक और है एंथोनी पैच जो है, उसने भी ये बात कही है। हम 3 आदमी की गवाही दे रहे हैं कि एक एंथोनी पैच है। इसकी वीडियो हम चला सकते हैं। एक वीडियो हमने पहले चलाई थी, दो वीडियो चलाई थी। उसमें से एक अपने नाज़रीन को दोबारा दिखा देते हैं ताकि याद आ जाए उन्हें। It sounds far-fetched to the average person who hasn't heard this before, but this is nothing new. But let's go beyond the rabies. Let's talk about
people getting a flu shot or getting a avian flu inoculation. There's another very insidious disease, if you will, which is really a man-made disease. It's a biological construct called MERS coronavirus out of the Middle East. It's the Middle East respiratory syndrome. It's made its way into Europe to a certain extent, and eventually, because of air travel, it will reach around the world. It's another example of where inoculations or vaccines are being derived, or they're trying to derive for. That, again, I always like to go all the way to the end. What's the purpose? What's the goal? If you have a man-made or engineered virus, why was it created? Is it simply just to kill people? Well, that's one part of it, but if you go further and you go deeper than that, it is to get people to demand a vaccine, a shot, if you will, or a pill. Why would, if you're in a position of control, of power, of ultimate power, why would you want people to demand a vaccine? Well, it's because something's in the vaccine that you want people to then have as a part of their body. Well, what is in the vaccine that you want everybody to have inside their body? It is a DNA manipulator or modifier. जी मिर्जा साहब, वो ये कहता है, ये कहता है कि ये अमेरिका के नए वर्ल्ड आर्डर का हिस्सा है, जो हम कह रहे हैं वो खुद भी कह रहा है। इसमें दुनिया की माशी सरगर्मी और लोगों को कंट्रोल करना है, उनकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को महदूद करना है। कोरोना की वबा एक हिकमत अमली के तहत फैलाई जाएगी। इससे सियाहत को नुकसान पहुंचाना है। दुनिया के जिन मुल्कों में सियाहत ज़्यादा होती है उसे रोकना है। लोगों को घरों तक महदूद करना है कि वो टीवी के सामने बैठे रहें। फिर कमर्शियल टीवी कंट्रोल करना हदफ है। लोग दुकानों का रुख न करें, शॉपिंग सेंटर न जा सकें। 2010 में इस पर काम हो चुका है। वबा के ज़रिए दुनिया को हलाकत से दोचार करना है। साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अमेरिका में वायरस को फैलाना हदफ है। और बड़े नरम और मेहरबान अंदाज से कंट्रोल करने के लिए उन लोगों की नकलो हरकत को ख़त्म किया गया। यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया में किया गया है। इससे बहुत से मुल्कों को ख़तरा है, ख़ुसूसन चीन इसका हदफ है। लेकिन चीन की हुकूमत ने इसके तदारुक के फौरी इक़दाम किए और उन्होंने नकलो हरकत रोक दी। इससे वो बच गए। तो अब जैन साहब, सूरत हाल अब यूँ है कि हमने ये 3 गवाहियाँ पेश की हैं, और सबसे बड़ी गवाही जो है डॉक्टर बशीर बुटर की है, जिसकी वीडियो को इन्होंने यूट्यूब ने उड़ा दी है ताकि वो जो बड़ी शहादत है वो ख़त्म हो जाए। इस पर कुछ बात करने के लिए कमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्ला साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कमोडोर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं? बिरादर मोहतरम, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हम जिस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने 3 शवाहिद दिए हैं। एक डॉक्टर बशीर बुटर की, जो कि पाकिस्तान से नज़ाद है लेकिन लंदन में पैदा हुआ, और फिर बाद में उसने ये कहा कि ये फ्रॉड है और ये अमेरिका का एक आलमी उसका मंसूबा है। फिर एंथोनी पैश है, उसका हमने एक वीडियो दिखाई है। फिर एक डॉक्टर शीवा है जो कि शूदर ज़ात का है, इंडिया का ओरिजिन है लेकिन अमेरिका में इस वक्त तो सेनेटर बनने जा रहा है। तो वो उसका ये कहना है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और इतनी तादाद में लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन लोगों पर ये उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के नए आर्डर का हिस्सा है। आप इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। बात यह है कि मेरी नाचीज़ राय में ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जो कि कुछ लोग इसकी मुखालफत में और कुछ लोग इसकी हिमायत में बात कर रहे हैं, और सभी लोग पढ़े लिखे मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैसियत में रहे हैं या स्टिल हैं। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या ये कहिए कि जो आपने डॉक्टर रशीद बुटर की बात की और 2 और लोगों की बात की, जिनका मजमूई बात कहना ये है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और जनाब इन्होंने नहीं भी कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि ओवरऑल
पूरी दुनिया की आबादी को इतना ज्यादा कम कर देना है, मैं इन दोनों बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। उबैदुल्लाह साहब, आपको याद होगा कि हम दोस्त हैं और आपस में बहुत सारी बातों पर डिस्कस भी करते हैं, बहुत प्रोग्रामों में भी आपने हमारी शिरकत की है हमेशा। आप जैसे इंतहाई शफीक आदमी हैं, और हमने उसमें कई जगह पर ये बात कही है कि अमेरिका का ये मंसूबा है कि अपनी बालादस्ती को हर हाल में कायम रखें, और किताबें मौजूद हैं जैसा कि हम ग्रैंड चेस बोर्ड का जिक्र करते हैं। अच्छा, आप इस वक्त हम ये बात को छोड़ देते हैं, ब्रेक के बाद आप अभी हमें ब्रेक लेना है, लेकिन आपसे सवाल ये छोड़ के जा रहे हैं कि पाक बहरिया ने कहा एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा हुआ है, इस पर हम आपका तबसरा चाहते हैं जी। तो लेकिन हम ब्रेक के बाद लेंगे। जी, ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब कमोडोर साहब, जी, कमोडोर अब्दुल्ला साहब, ब्रादर मोहतरम, आप फरमाइए कि पाक बहरिया ने कल जो है शिमाली बहर अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया है, तो आप फरमाइए, इस पर तबसरा करें। ये तो आपका सब्जेक्ट है, इस पर तो आप मुकम्मल अबूर रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि दुनिया का जो नक्शा इस वक्त सामने है उसमें दो बातें बिल्कुल जाहिर हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए, दुनिया की आर्म फोर्सेस के लिए हैं। एक तो ट्रेडिशनल थ्रेट है, और ट्रेडिशनल थ्रेट वही है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर तरह के वेपन और सेंसर से अपने एडवर्सरी से दूसरे को थ्रेट है। दूसरा जो इस वक्त थ्रेट है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को, और वो हर लिहाज से और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पे फर्क करेगा, वो कोरोना वायरस का है। इन हालात में पाकिस्तान नेवी को सोचा, पाकिस्तान नेवी ने, और मैं बहुत ही उसको अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे हालात में जबकि पूरे मुल्क की और दुनिया की फोकस जो है वो कोरोना वायरस की तरफ है, ये मिसाइल की फायरिंग करना, जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जो हैं पाकिस्तान नेवी के, और हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान नेवी के हैं, और शिप जो पाकिस्तान नेवी के हैं, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, उनका एंटी शिप मिसाइल सक्सेसफुल फायर करना और वो जाके अपने हदफ पे लगना, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने सबसे बड़े एडवर्सरी को ये बताना कि भाई इस पूरे हालात में हम अपना असल और मेन कोर मकसद नहीं भूले हैं और किसी तरह से उस पर गाफिल नहीं है। क्योंकि अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो इंडिया में मोदी को एक दफा फिर पहले से भी बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गए हैं। उन डोमेस्टिक प्रॉब्लम में नंबर 1 तो उनकी अपनी इकोनॉमी है, वो बिल्कुल बैठ रही है। जी, नंबर 1 इकोनॉमी है, जिसका आज से या समझे 4 महीने पहले दुनिया के बड़े बड़े जो वो हैं रिसर्च सेंटर, उसने कहा था कि 7% से जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी, यानी 1% ज्यादा देन चाइना। ये 2019 की थी और 2020 की बात पे मैं अभी आता हूं। मगर आपने देखा कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% क्या 2% पे भी बड़ी मुश्किल से पहुंची है। और अब आईएमएफ ने इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए कह दिया है कि यहाँ तकरीबन 0 पे बात जाएगी। तो एक तो वो हो गई उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो उसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते थे। दूसरा उसका जो मेन प्रॉब्लम डोमेस्टिक है कि वो अपनी जो अकलियतें हैं उनमें क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, दलित भी हैं, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, और मुसलमान भी हैं। तो अब उनका एक फोकस है मोदी के आने से एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। जो जरा बात मुसलमान कहता है वहां का बच्चा ये कहना शुरू हो गया है कि इनको पाकिस्तान भेज दो। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कैसे उन्होंने कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया। इसकी पैटर्नेज जो है वो मोदी के घर से शुरू होती है। तो ये पूरी दुनिया ने इसका नोटिस लिया
अमेरिका ने भी लिया, यूरोपियन यूनियन ने भी लिया और दुनिया के बाकी मुल्कों ने लिया। नहीं, और अब तो इनको मशरिक़ वस्ती में प्रेशराइज रिएक्शन शुरू हो गया है सर। और वो वहाँ से निकालेंगे इनको हिंदुओं को तमाम सर ये अरब फ्यूचर ममालिक टेंस से। की बात, ये फ्यूचर टेंस की बात नहीं है। प्रिंस ऑफ यूएई ने इनके बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है। ठीक है, इन्होंने बहुत शोर मचाया कि जी हमारा बड़ा हिस्सा है, 34 लाख हमारे लोग हैं और हमारा इस डेवलपमेंट ऑफ यूएई में बड़ा हिस्सा है। तो उसने जवाब दिया अपने व्हाट्सएप पे, कहा कि यहाँ मुफ्त काम करने नहीं आए थे, हमने पैसे दिए थे और तुम लोग हमारे मुल्क में रह के हमारे मजहब को ये कहते हो। तो नाम लिखे हुए हैं कि किस किस को ये बात करने पे इस्लाम के खिलाफ और मुसलमान के खिलाफ निकाल दिया। और इस ट्रेंड में मजीद बढ़ावा आएगा जिसका प्रेशर पड़ रहा है मिस्टर मोदी पे। तो वो क्या करेगा, उसने अब ये बात जरा सुनने की है। देखिए, एक प्रॉपर पैटर्न है इंडिया के काम करने का। नंबर 1, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो। जी ठीक बात है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विल बी फॉलोड बाई एक उनका सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद क्या होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मासूम लोगों को मारना। और चौथा काम क्या होगा, अपनी सबमरीन यहाँ पर ले आना। ये एक पैटर्न है जो आप देखें कि पिछले 2 साल में 2 दफा हो चुका है। हाँ, लेकिन आप पाक बहरिया ने एंटीशिप मिसाइल का जो तजुर्बा करके अब बताया कि हम होशियार हैं, तुम आओगे हम तुम्हें लगा देंगे। सर क्या बात आपने की है, एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये अपने इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम में पहले से कहीं ज्यादा फंस गए हैं। ओनली वन स्केपगोट, और वो है कि पाकिस्तान को इस तरह से कोशिश करना। तो इसका जवाब देने के लिए बहुत जरूरी था, वरना पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से इस फायरिंग के अलावा बहुत सारा काम कोरोना वायरस की मद में कर रही है। वो हमें मालूम है, हम दिखा चुके हैं, वो इमदादी काम जो कर रही है हमने सब दिखाया है। जी सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर हैं, अल्लाह जज़ा दे आपको। जी जी अब ये जो कोरोना से जो मुश्किलात हो रही हैं खुसूसन ताजिरों को, तो काटी की चेयरमैन शेख रेहान उमर साहब हमारे साथ टेलीफोन जी शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुसरत भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए कि पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं और हम काटी की जो मुतहर्रिक जो तरीक़ाकार है हम उसको हमेशा सराहते हैं और आप उसके सदर हैं तो हम और भी खुद ज़्यादा खुश हैं। आप फरमाएं कि आप किन मुश्किलात से अब 2-4 हैं आजकल। मुश्किलात देखें, अभी इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को अलाउ तो कर दिया है लेकिन खुद दिली से नहीं किया अलाउ सिंध गवर्नमेंट ने। तकरीबन आज हफ्ते से ऊपर हो गया, टिडैप ने 650 यूनिट्स की लिस्ट जो है वो इनके हवाले की हुई है कि आप इनको काम करने की इजाज़त दे दें, इनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 250 यूनिट्स को जो है वो परमिशन मिली है काम करने की। अच्छा, आप ये बताइए कि आजकल ये बड़ी खबरें हैं कराची में कि ये ताजिरों से रिश्वत मांग रहे हैं सिंध हुकूमत के नाम पर और या किसी बड़े आदमी के नाम पर, तो ये सही बात है? जी मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इस बात को जो है वो डिनाई करता हूँ और ऐसी कोई हमारे पास खबर नहीं आई कि किसी ने कोई पैसा मांगा हो किसी ताजर से या किसी ने कोई भत्ता मांगा हो किसी से। इस चीज़ की कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास। मतलब सोशल मीडिया में तो ये बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये ताजरों को बुलाकर कह रहे हैं कि साहब इतने दे दो, इतने करोड़ की गाड़ी मेरा बेटा चलाता है। मेरा नहीं ख्याल ये इतने बेवकूफ़ हों, इतने ये अरबों रुपए के फंड में बैठे हुए हैं। इनको क्या जरूरत है ताजरों से पैसे लेने की? तो लेकिन एक वजीर आला अरबों में कैसे बैठा हुआ है वो बगैर में। हम जब वजीर थे तो हमारे पास तो खाने के लाले पड़ते थे कि हम अपने घर का कैसे चलाएं उस पैसों से। तो फिर वो अरबों में कहाँ बैठा? अरबों में अगर बैठा है तो फिर तो पैसा कहीं और से आ रहा है ना। देखें, मैं एक बात आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, वेरी क्लियर ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर जो ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई रिश्वतें नहीं मांगी जा रही, कोई किसी से भत्ता नहीं मांगा जा रहा कारोबार करने के लिए। ये सब जो है ये गैर मुनासिब बातें हैं। अच्छा ठीक हो गया। जी जी। लेकिन ये गुल अहमद वालों को जो पकड़ा इन्होंने, पहले जो गुल अहमद के घर वहाँ घुसे और पकड़ के लिए, वो क्या था? नहीं, गुल अहमद में तो मेरे पास गुल अहमद की तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अलकरम की थोड़ी बहुत। अलकरम की, सॉरी अलकरम की। जी जी।
जी 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 जी। तो ये ये सुना था हमने कि इनके किसी मैनेजर को इन्होंने अरेस्ट किया था। मैनेजर को भी और सिक्योरिटी गार्ड जो चीफ था उसको भी, दोनों को। जी 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 जी। बस वो थोड़ा सा एक्चुअली बात ही है कि अभी आप ये भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कुछ ताजरों को भी गिरफ्तार कर लिया था, दुकान खोलने वाले ताजरों को। तो देखें, हमारी हमदर्दियां तो ताजरों के साथ ही हैं, लेकिन भाई मैं ज़ाती तौर पे सबको भाई रेहान साहब, हम आपसे ये कहते हैं, चाहे जो कुछ भी आप कहें, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आप लोग बहुत पैसे कमाते हो, टैक्स कम नहीं देते हो। इसके बावजूद भी हम आपसे ये कहते हैं कि आप लोग जो है जिहाद कर रहे हैं, आप लोग मुजाहिद हैं, क्योंकि इस दौर में जहाँ पर करप्शन का राज हो, जहाँ पर कदम कदम पर करप्शन है और बेलगाम चल रहा हो, उसके अंदर आप लोग अगर बिज़नेस करते हो, कमाते हो, टैक्स देते हो, जितना भी कम देते हो या ज़्यादा देते हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल टैक्स तो देते हो ना, इसमें तो दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद में और ये आपका जिहाद है, हम ये बात आपको ये कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, बहुत बड़ा यार जी। कल हमने एक मीटिंग की थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसमें होम सेक्रेटरी भी थे, उसमें सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी थे, और हमने इन्हीं को बोला था कि आप काइंडली जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो कारोबार जो है उसको खोलने की बातें करें और इसमें आसानियां पैदा करें। तो हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं इनको कि चीज़ों को जो है वो बेटरमेंट की तरफ लेके आए, क्योंकि देखें ये कोरोना जो है ना, ये तो कुछ एक आध हफ्ते का तो कुछ स्टोरी नजर ही नहीं आ रही। नहीं, ये चला जाएगा इंशाल्लाह, आप 12 मई के बाद में घट जाएगा, नजर आ रहा है 12 मई के बाद में घट जाएगा। चले आगे चले, आप आगे लेके आए, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये कोई हकीकी यानी असल बात नहीं है। जी, ये तो सिर्फ सारी बातें हैं। बहरहाल देखें, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हम लोग जिस मसले में फंसे हुए हैं कोरोना के, अब अल्लाह पाक हम लोगों को इस मसले में से निकाले और हमारी इंडस्ट्रियां चलें, कारखाने चलें उसी तरीके से जिस तरीके से पहले चलते थे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी सारी बढ़ रही है दिन ब दिन, ये हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि देखें हमें अल्लाह ही निकाल सकता है इस मसले में से। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हमें इस मसले से अच्छा, तो आप बता देना कि और कोई मुश्किलात आपकी क्या है, और बिजली के बिल वाला जो मामला था वो तो शायद हल हो गया ना? जी, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इशू जो बिजनेस कम्युनिटी का बना हुआ है कराची का जी, वो है ISPA का मसला। ISPA हमने पिछले महीने भी एहतजाज किया था, मैंने जाती तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि के इलेक्ट्रिक ने हमें ISPA के नाम से एक चार्जेस लगा के जो ऑफ पीक आवर्स की सब्सिडी हमारी ख़त्म करके पिछले 6 महीने की क्लेम कर ली, जो कि गैर मुनासिब है। हमने रिक्वेस्ट की थी वफाकी हुकूमत से इसको फौरी तौर पर विड्रॉ कर दें। अब के इलेक्ट्रिक से हम मुतालबा करते हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले ये कहते हैं कि जी आप वफाकी हुकूमत से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से रब्ता करें, क्योंकि ये उनके कहने पे हम आपसे वसूल कर रहे हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से मिला था 3 दिन पहले भी, एक डेलीगेशन SM मुनीर साहब के सरबराही में हम लेके गए थे। तो मैंने गवर्नर साहब से भी वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि पूरी कराची की आवाम आपकी तरफ देख रही है, गवर्नर साहब अभी आप मेहरबानी करें और जो है वो ISPA का मसला हमारा खत्म करें, बिजली के बिलों में जो लग के आया हुआ है। गवर्नर साहब ने मुझे एश्योरेंस तो दी थी कि मैं ऊपर बात करूंगा। भाई बात एक ये है रेहान साहब, मैं बुरा न माने, SM मुनीर हमारे बुजुर्ग भी हैं, लेकिन SM मुनीर की जो हिस्ट्री है वो मुस्लिम लीग नून से मिलती है, तो उस लिहाज से आपको नुकसान हो रहा है, आप उनको अलग हटा के बात किया करें तो बेहतर है। देखें बिजनेस कम्युनिटी जो बिजनेसमैन होता है नुसरत भाई, वो सारी हुकूमतें हमेशा कभी भी किसी भी बिजनेसमैन ने कभी किसी हुकूमत की मुखालफत नहीं की है, कोई भी मुखालफत नहीं करता। तो ये तासर गलत है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ है, लेकिन बहरहाल तासुर तो भाई तासुर को कैसे आप जाहिर करेंगे उन लोगों के हल्कों में? ये है जो भी तासर जिस तरह मर्जी दे ले, हम किसी के तासर को रोक तो नहीं सकते जी। चले ठीक है, तो आप ये आपका मुतालबा ये है कि ये जो ISPA का जो है ये हटाया जाए? जी बिल्कुल, हमारा ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है और प्रेस रिलीजें भी हम लोग दे रहे हैं इसके ऊपर, सारी एसोसिएशन पूरे कराची की। और मुझे उम्मीद है कि फेडरल हुकूमत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये देखें, हालात भी तो खराब है ना, आपके सामने लोगों को पैसे ही नहीं है, कहाँ से भाई? हम आपकी मुकम्मल तायद करते हैं, आप जायज़ बात कर रहे हैं, गलत बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई, थैंक यू। आपको हम बिल्कुल हर बात में आपके साथ हैं, और आप जब चाहें पूरी टीम लेके आप आ जाएं, हम आपका पूरा प्रोग्राम करेंगे, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके हिमायत करेंगे, और जहाँ बात करने की ज़रूरत होगी वहाँ भी करेंगे।
तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है, और जो भी मुश्किलात हो आप, हमारा चैनल हाजिर है आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो जिसको भी मुश्किलात हो, हाँ, आवाम जिसको को, आवाम, जिसको भी हो। जी हाँ। अच्छा, बात ये है कि हुकूमत का कहना ये है कि अगर लॉकडाउन से परेशानी तो है, लेकिन क्या करें, अगर कोरोना से बात हम बढ़ी। अगर आप बात ईमानदारी की सच्ची बात यह है कि करप्शन तो बहरहाल हो रहा है ना। अब ये तो देखिए आप ये देखिए ना, अब आप इसमें सिंध की हुकूमत को अभी तक इन्होंने, देखिए ना, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई आदमी जो निज़ाम वज़ा किया था अल्ताफ़ हुसैन ने कि वो हर एक से बत्ता लेता था, उस निज़ाम को अडाप्ट करने की कोशिश दूसरी कोई पार्टी करने की कोशिश कर रही है जी। तो उस निज़ाम को जो अल्ताफ़ हुसैन प्लस कर रही है, जो फार्मूला है वो राह का फार्मूला है। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया सिंध हुकूमत ने या किसी ने भी, तो वो आप समझ लीजिए कि राह के एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। और आप ये भी समझ लें कि कोई आदमी आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई इदारा आपको मॉनिटर कर रहा है और आपको आपकी हुकूमत को गिरा देगा। तो ये जो आप हरकतें कर रहे हैं कि लोगों को जो बहरहाल कुछ ना कुछ शिकायत तो है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि शिकायत नहीं है, ज़ाहिर है सख्ती और आप करेंगे देखिए कि जो अलकरम वाला मामला है वो खाम खा अंदर घुसे, उनमें एक SHO की क्या जरूरत है उस फैक्ट्री में घुसे बगैर, आप अगर हाई अथॉरिटी की उसको इजाज़त ना हो तो कैसे घुसे जी। वो घुसा और उसने जाके 2 आदमियों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उनके खिलाफ FIR काट दी, यानी स्टेट अवे FIR काट दी। और कहा मालिक कहाँ है, और मालिक का मतलब ये है कि पैसे, मतलब सीधी सी बात ये होती है कि उसको जो पकड़ेंगे तो पैसे देगा, तो जब ऐसा जो जाएगा वो तो ये हाँ तो काम ये करेगा। करें। जी। अब और इसके अलावा जो शिकायतें आ रही हैं, वो जो आम आदमी जो सोशल मीडिया पे कर रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और हम ये समझते हैं कि राह के एजेंडे पे काम हो रहा है। अगर ये काम इन्होंने बंद नहीं किया तो फिर ये हुकूमत भी जाएगी, इनकी सिंध हुकूमत। मसला है कि सिर्फ इनका मसला नहीं है, ऊपर का भी, वफाक का भी यही हाल है ना। वो आटा चीनी तो अब आप देख लेना, नहीं, अभी वो 3 जो हफ्ते आदमी की- है जो एनर्जी का इंचार्ज है, वो तो वो बूट वाला है ना। नहीं, उनको बूट वाले को तो छोड़े, वो जो तो ये तो इनकी शिकायत तो ISPA की है ना, वो हटाएगा ना। तो वो खुद भी पैसे लेने वाला आदमी है। गवर्नर के पास जब आना जाना है उनका, गवर्नर भाई साहब तो बड़े गवर्नर दोस्ती है, तो फिर नहीं किया ना, गवर्नर ने कहाँ किया फिर, लेकिन गवर्नर ने कहाँ किया। अगर गवर्नर अगर इनका बिरादरी का है तो इनके हम जैसे अब हम तो इनके बिरादरी के नहीं है ना जी, हम तो बिल्कुल ठेठ टिपिकल एक खरे अब बातें करने वाले आदमी हैं। वो जिसके लेकिन साथ भी जब भी प्रॉब्लम बात हो। सही होती है हम उसकी बात करते हैं। अब हम इनको जानते हैं कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं जी। उसमें से बहुत सी माल महंगी पेंकी भी होती है, लेकिन जो आउटपुट है, जो इनका जो आउटपुट है वो बेहतर है। इसलिए आज से हम ये बात करें, लाखों लोगों का रोजगार हाँ वापस लाखों है, रोजगार, लोगों के काम क्या से। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग जी। भाई, ये जिहाद कर रहे हैं ये लोग। ऐसे दौर के अंदर आपका बिजनेस करना, 2 बातें हम कहते हैं, एक तो इनकी इज्जत करो और दूसरा इनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। हुकूमत में क्या, वजीर नहीं बनना चाहिए इनको, बस ये रद्दाक दाऊद वाउद सबको हटाओ जो भी बिजनेस के लोग हैं। इसलिए कि ये लोग फिर पैसे का हिसाब जानते हैं। ये वो पैसा तो जिन्होंने इलेक्शन में खर्च किया था उन्होंने अपने हाँ, तो हिसाब मैं ये किताब बराबर आपसे कर ये लिया कहता हूँ फिलहाल। कि जहाँ हम पक्की हिमायत इनकी कर रहे हैं, वहाँ ये कहते हैं कि भाई इनको बिजनेस करने दो, इनका काम है, जिसका काम है वो ही जाने, उसी को साझे ने, यही बात है ना जी मुहावरा। जी। तो जो बिज़नेस का काम है वो ये काम करें और उसमें इनको पूरी रियायत दो, इनकी इज़्ज़त करो। जो हज़रत अली का ख़त है उसमें ये कहा गया कि इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए, ताजिरों की इज़्ज़त हम कर रहे हैं उसी कौल के मुताबिक। जी बिल्कुल। तो और इनकी हिमायत कर रहे हैं, इनके पूरा साथ दे रहे हैं। इनको हमने ये तक जुमला कहा जो किसी और ने नहीं कहा होगा, ये तो हमारी इजाद है ना लफ्ज़ जी, कि ये जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इस दौर के अंदर अगर आप करप्शन के दौर के अंदर आप फैक्ट्रियाँ चला रहे हो तो जिहाद से कम नहीं है, बड़ी बात है। हाँ। अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।